चाईबासा केस में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत याचिका में आधी सजा काटने का दिया था हवाला, लेकिन लालू यादव नहीं कर पाएंगे बिहार चुनाव में प्रचार। अभी एक मामले की सुनवाई बाकी। डीआईजी शलभ माथुर पहुंचे हाथरस, पीड़िता के परिवार से की मुलाकात। पीड़िता के परिवार का 12 अक्टूबर को लखनऊ की अदालत में दर्ज होगा बयान। और पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी, सड़क पर उतरे किसान। राजपुरा अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया प्रोटेस्ट। नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त रामविलास पासवान के अंतिम यात्रा की। तो आपको बता दें, रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। कल शाम उनके निधन की सूचना सामने आई थी और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा की। उनके बेटे ने कल ट्वीट करते हुए उनके निधन की जानकारी दी थी और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको ये बता दें कि पटना के दीघा घाट पर रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख प्रकट किया है और उन्होंने कहा था कि पासवान एक कुशल प्रशासक थे, जिनके जाने से देश ने एक महान दलित एवं समाजवादी नेता जो है वह खो दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल को शुक्रवार को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह मंत्रालय लोजपा नेता रामविलास पासवान के पास था, जिनका कल निधन हो गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यानी कि शुक्रवार को नई मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने 4% रेपो रेट को बरकरार रखा है, तो वहीं रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। रिवर्स रेपो रेट 3.35% बनी रहेगी। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, तो वहीं बैंक जब अपने पास मौजूद राशि को आरबीआई में जमा कराते हैं तो उस राशि पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। ब्याज की इस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। The MPC evaluated the domestic and global macroeconomic financial conditions and voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains. नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि अगर अगले 7 से 10 दिनों के दौरान यात्रियों की संख्या अच्छी बनी रहती है तो एयरलाइंस को 75% घरेलू उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके पहले 2 सितंबर को उन्होंने कहा था कि विमानन कंपनियां अपनी 60% उड़ानों को संचालित कर सकती हैं। गौरतलब है कि कोरोना के चलते पूरी दुनिया में बंद घरेलू उड़ानों को 25 मई से शुरू किया गया था। उस समय विमानन कंपनियों को सिर्फ 33% उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी। 26 जून को उड़ानों की संख्या को बढ़ाकर 45% कर दिया गया था। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन हो रहा है। इसके तहत लाखों प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंपाउंडिंग फीस लेकर किसी भी अवैध निर्माण को नियमित करने के कंपाउंडिंग स्कीम 2020 को सही नहीं माना।
कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस योजना को लागू करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत और विकास प्राधिकरणों को इस नई योजना पर अमल न करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साथ ही कहा कि ये योजना प्रथम दृष्टया अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माणों को नियमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र ने शाहजहांपुर के मेयर खान अंसारी की याचिका पर दिया। तो आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंपाउंडिंग फीस को लेकर किसी भी अवैध निर्माण को नियमित करने की कंपाउंडिंग स्कीम 2020 को सही नहीं माना है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुए खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने कल दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। उनके बेटे और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए अपने पिता के निधन की जानकारी दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार गोयल अपने मौजूदा विभागों के अलावा इस मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। गोयल नरेंद्र मोदी कैबिनेट में रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अब ये प्रभार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुए खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ चुकी है। तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो वहीं उनके साथ सालों तक काम करने वाले सहयोगी और लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा की और केंद्रीय मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान सत्यानंद शर्मा ने रामविलास पासवान को दलितों का सबसे बड़ा नेता बताया। ओडिशा में भुवनेश्वर नगर निगम और भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन साइकिल फॉर चेंज के रूप में किया गया। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान को चलाया गया। शहर में साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों ने रैली में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। बहुत अच्छा स्पोर्ट है, अपना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और मेंटली भी अच्छा लगता है और ये अपना एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। काइंड ऑफ अवेयरनेस अमंग्स द पीपल दैट साइकिल इज वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट मीडियम एंड दिस इज गुड फॉर एनवायरनमेंट एंड दिस इज गुड। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में शुरू हुए डायलिसिस सेंटर का मरीज लाभ उठा रहे हैं। जिला अस्पताल डायलिसिस सेंटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई। इसके पहले यहां के मरीजों को डायलिसिस के इलाज के लिए श्रीनगर और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था, जो कि महंगे थे। अब इससे मरीजों की परेशानी कम हो चुकी है। प्रेजेंटली हम 25 पेशेंट्स को डायलिसिस कर रहे हैं कुपवाड़ा में इस यूनिट में, और हम हर दिन 8 पेशेंट्स को डायलिसिस कर रहे हैं 2 सेशंस में, 4 पहले और 4 बाद में, 2 सेशंस मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन में। अब चूँकि मशीनरी और भी आ रही है हमारे पास, हम 2 मशीनें और भी ला रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम ज़्यादा पेशेंट्स को। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पिछले दिनों कोरोना की चपेट में आ गई थी। कुछ हफ्ते पहले वे पॉजिटिव हो गई थी। अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खबर यह भी है कि तबीयत ठीक होने के कुछ ही दिन बाद श्वेता ने फिर से सीरियल्स की शूटिंग शुरू कर दी। श्वेता तिवारी फिलहाल एक टीवी शो में लीड भूमिका निभा रही हैं। कोरोना से ठीक होते ही श्वेता तिवारी ने फिर से सीरियल की शूटिंग शुरू कर दी है। जब शूटिंग जारी थी उसी वक्त श्वेता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके कारण काम रोकना पड़ा था और तुरंत श्वेता आइसोलेट हो गई थी।
यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने टीआरपी के खेल पर बोलते हुए कहा कि ऐसे चैनलों का बॉयकॉट कर देना चाहिए जो सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए देश में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। और कभी तो इन्होंने अपनी टीआरपी के लिए सुशांत की मौत का तमाशा तक बना दिया। ये बड़ी बदनसीबी हमारी खास तौर से मीडिया के चौथे स्तंभ की इस वक्त ये है कि हमारी विश्वसनीयता तमाम दुनिया में ख़त्म सी होती जा रही है। और अगर हम लोगों को भी कोई जेन्युइन न्यूज़ की खोज करनी होती है तो हम BBC और CNN देखा करते हैं। ये बड़ी बदनसीबी की बात है हमारे देश के लिए। एक इंसान ने न जाने किन हालात में, किन परिस्थितियों में खुदकशी कर ली, उसको इतना ढोल बजाया, उसका इतना गाजा बाजे के साथ, सिर्फ TRP के चक्कर में। और फिर TRP भी जो अब ये रिजल्ट आ रहे हैं हमारे सामने, जो इंक्वायरीज हो रही है, जो पुलिस कमिश्नर साहब कह रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो हम दिल्ली तक जाएंगे। आपको बता दें, कृषि कानून को वापस करवाने के लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता माधव भंडारी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि चीन के सैनिकों के साथ कांग्रेस ने क्या किया था इसका लेखा जोखा खुद समझे, उसके बाद इस विषय पर बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने चीन सीमा विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। गांधी जी ने अपने परदादा के जमाने में चीन की सरहद पर लड़ने वाले सैनिकों के साथ उनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने क्या बर्ताव किया था। 2010 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक जो मनमोहन सिंह की सरकार थी और जो पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी, राहुल गांधी चला रहे थे, उस सरकार ने सैनिकों के लिए क्या किया था इसका लेखा जोखा एक बार खुद समझ ले। और अगर लोगों को कहनी तो उनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन कम से कम खुद समझने की कोशिश करें। वहीं सपा प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि हाथरस कांड में योगी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार बेटी को न्याय नहीं देना चाहती बल्कि वो परिवार को ही फंसाना चाहती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बेरहमी से मारा गया है तो अब जांच एजेंसियां बताएं कि बेटी के साथ ये किसने किया और कैसे किया। लेकिन जो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं लगातार, सरकार के काम पर, सरकार की मंशा पर, सरकार की बातों पर, उससे ये लग रहा है कि योगी सरकार बेटी को न्याय नहीं देना चाहती है और परिवार को ही। यूपी के फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र में युवती का शव जंगल में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एक आरोपी को अरेस्ट कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं मृतका की मां ने बेटी के साथ रेप के बाद उसकी हत्या किए जाने की बात कही है। वहीं एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना का हुई, गला दबा के मारे, बलात्कार करे। अच्छा, बलात्कार किए। अच्छा, कौन कौन थे? अब उनका हम ना जाने पाए कौन। व्यक्ति ने यह तहरीर दी कि उसकी पुत्री का एक व्यक्ति आदित्य रैदास, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी। इस मामले में अभियुक्त जो नामजद है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है एवं मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के लोहिया नगर इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह मामला थाना सिहानी गेट क्षेत्र के लोहिया नगर इलाके का है, जहां नरेश त्यागी पर स्कूटी सवार दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, नरेश त्यागी ठेकेदार का काम करते थे और मृतक नरेश त्यागी मुरादनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा थे। मामा की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर अजीत पाल त्यागी पहुंच गए। वहीं पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।
आज प्रातःकाल सियानीगेट थाना अंतर्गत सूचना मिली कि लोहिया नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं श्री नरेश त्यागी, उम्र लगभग 60 साल। ये अपने घर और पार्किंग के घर के कुछ ही दूरी पर है, घर और पार्क के बीच में थे, वहाँ को जा रहे थे, पार्क की तरफ को जा रहे थे। तभी एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो इन पर हमलावर हो गए और उन्होंने एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रदूषण का असर देखने को मिलता है, जिससे दिल्ली के साथ ही नोएडा की जनता को भारी परेशानी होती है। प्रदूषण ना फैले इस बात का ध्यान रखने के लिए नोएडा प्रशासन ने तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी यूपी पीसीबी के रीजनल ऑफिसर प्रवीण कुमार ने दी। एनालाइज किया जा रहा है कि कितने एरोडायनेमिक टाइप के पार्टिकल जो 75 माइक्रोन से कम के होते हैं हमारी सड़कों पे हैं, जिससे कि मुख्यतः वायु प्रदूषण की समस्या रहती है। इसके अतिरिक्त बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पीटीजेड कैमरा, पैन टिल्ट जूम कैमरा और उसके अलावा सभी को अपना सेल्फ डस्ट ऑडिट करना है यूपी इन्वायरमेंट कंप्लायंस पोर्टल पर। इसके निर्देश एयर एक्ट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कई मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और हर मोर्चे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। इसी क्रम में मंदिरों में 5 लोगों की अनुमति पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद में प्रदर्शन किया और स्थानीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि मंदिरों में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। कोरोना महामारी के काल में नवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों ने माता की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार मूर्तियों के कम ऑर्डर मिले हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहले 1 हफ्ता पहले आया, आके नवरात्र के टाइम एक भी मूर्ति गया नहीं है। फिर उसी टाइम हम लोग परेशान था, लेकिन अभी हम लोगों को दुर्गा जी का पूजा का परमिशन मिला, पूजा होगा ऐसा सोच बोला भी सरकार ने। फिर पूजा के लिए हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन क्या है उसी टाइम से पूजा का बंदोबस्त करने लगा, लेकिन
ये मूर्ति जब जाएगी तब हम लोगों का खर्चा पानी घर में चलेगा, लेकिन हम लोग लॉकडाउन का पहले से अनलॉक 5 के तहत देश भर में धार्मिक स्थल खुलना शुरू हो चुके हैं। हालांकि कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति है। लंबे समय के बाद यूपी के कानपुर में भी मंदिरों का खुलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मंदिर बहुत समय से मंदिर के पट जो बंद थे वो खुल चुके हैं और जिससे कि भक्तों को उचित से उचित दर्शन का लाभ करवाने की व्यवस्था मंदिर व्यवस्थापन से की गई है। डीएम साहब से और जो राज्य शासन से जारी की गाइडलाइन है वो गाइडलाइन का सभी प्रकार से पालन करते हुए मंदिर की व्यवस्थाएं बनाई गई है, जिसमें सैनिटाइज़र मशीन हो, रेलिंग हो, हैंड सैनिटाइज़र हो और बाबा पे उचित से उचित जल और दूध चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इस समय जो है 50% का नुकसान है। अच्छा, जिस तरह से अनलॉक 5 की गाइडलाइन आ गई सरकार की, और जिस तरह से कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में व्यवस्था करी गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन में कहा गया था कि मंदिरों में फूल माला नहीं चढ़ेगी, लेकिन जिस तरह से फूल माला की व्यवस्था यहाँ करी गई चढ़ाने की, कितना सही मानते हैं और कितना आप लोग खुश हैं इस व्यवस्था से? दुकानदार तो कम खुश है, लेकिन भक्त करीब 30% खुश है। जिसको छूने को नहीं मिल पा रहा है वो सब भक्त खुश है, और जो बड़ी डलिया पकड़ के बैठते थे। लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक पावनी सरयू नदी बदहाली के आंसू बहा रही है। सरकारी उदासीनता के चलते नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसका जल अब पीने योग्य नहीं रहा। इसको लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। दरअसल शहर के गंदे नालों का पानी लगातार सीधे सरयू में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसकी वजह से पावनी सरयू नदी शहर के गंदे नालों के कारण दूषित हो गई। गंदे नालों के साथ साथ शहर की सीवर लाइन भी सरयू नदी में जोड़ दी गई, जिस कारण सीवर का पानी सरयू नदी के जल में प्रवाहित हो रहा है। सरयू नदी का जल न केवल दूषित होता है बल्कि जलीय जंतु और इंसानी जिंदगी के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो चुका है। और मुझे अपनी पावन पतित सरयू नदी के बारे में कहना है कि ये हमारे भारतीय संस्कृत सभ्यता को और हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के लिए ये जो सरयू नदी निकली हुई है बहराइच से, ये कई शहरों को जोड़ते हुए निकल रही हैं। इधर से आपका नानपारा से होते हुए बहराइच से होते हुए ये फैजाबाद को जाती हैं, और ये हमारा मरी माता का जो स्थान है, इस स्थान पे जो जल है, यहाँ की जो नगर पालिका व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जो है ये सीवर लाइन के जो टैंक है उसको डायरेक्ट इसमें गिराया जा रहा है और सरयू नदी के पानी को दूषित किया जा रहा है। ये ना तो ये आचमन योग बची है और ना ये नहाने योग बची है। और यहाँ पे ये देखा जाए तो ये हिंदू समाज का भी है और ये मुस्लिम समाज में भी, यहाँ दरगाह में जो ये नदी जाकर के मिली हुई है ये अनारकली झील में, तो ये सरयू नदी का पानी वहाँ भी जाता है, वहाँ भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो आते हैं जायरीनों में। यूपी माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने गोंडा जिले के सर्किट हाउस में माटी कला उद्योग से जुड़े परिवारों को लाभान्वित किया। इस मौके पर उद्योग से जुड़े समूह को 50 इलेक्ट्रॉनिक चॉक मशीन और 10 दोना पत्तल मशीन का वितरण कर योगी सरकार की जमकर सराहना की गई। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में माटी कला से जुड़े परिवारों को चिन्हीकरण करने के बाद में उनको इलेक्ट्रिक चाक, दिए की डाई, मूर्ति की डाई और ये मशीन हमारी दोना पत्तल की मेकिंग मशीन, ये सभी मशीनरी इलेक्ट्रिक मशीनें दीपावली से पहले संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बांटी जा रही है। उसी के तहत यहाँ गोंडा में अभी हम बहराइच में बांट करके आए हैं। गोंडा में 55 इलेक्ट्रिक चाक और 10। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को कोविड की जांच कराने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, पीड़ित की बहन को कुछ दिनों से खांसी की शिकायत थी, जिस पर शुक्रवार को हेल्थ टीम पीड़ित परिवार की कोरोना जांच करने आई। पीड़ित परिवार ने कोरोना जांच कराने से इनकार कर हेल्थ टीम को वापस लौटा दिया। पीड़ित परिवार का कोरोना टेस्ट लेने पहुंचे डॉक्टर पंकज ने बताया कि परिवार ने जांच से इनकार किया है। डॉक्टर की टीम आ रही है, जो पीड़िता के जो परिवार है उनकी जांच करनी है कोविड की, आप लोग नहीं कराना चाहते? ना। लेकिन इतने लोगों से आप लोग मिल रहे हो, ऐसा नहीं लगता है जांच करा लेते तो? ना ना। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे सुनीता जी हैं,
परिवार में ओम प्रकाश जी के, उनको सर्दी खांसी की शिकायत हुई, तो टीम ने आके कल उनको देखा और आज हमें सूचना मिली कि वहाँ जाके उनकी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में उनके घर में बहुत लोगों का आना जाना है, तो उसको देखते को बोला हमने, डालो बोला भी, तो परिवार में हाथरस कांड को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिस एसआईटी का गठन किया गया, उसने इस पूरे मामले में पूछताछ तेज कर दी। एसआईटी की ओर से गुरुवार को ही गांव के करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस सौंपा गया था। अब शुक्रवार को पूछताछ हो रही है। इस बीच गांव में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तो वहीं पीड़िता के परिवार के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। एसआईटी की ओर से गांव वालों से घटना के बाद अंत्येष्टि स्थल के बारे में जानकारी ली जाएगी कि उस वक्त घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद था और किसने क्या कुछ देखा। इस बीच शुक्रवार को ही डीआईजी शलभ माथुर हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। शलभ माथुर ने कहा कि यहां आकर उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया, परिवार सुरक्षा से संतुष्ट है। कि मैंने पूर्व में भी बताया था और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके गए हैं और इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी यहाँ जो संबंधित अधिकारी इनको आवश्यक दिशा निर्देश जो कंप्लायंस हुई है उनकी कंप्लायंस चेक करेंगे और कोई और कुछ चेक करना होगा तो देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है उनके वेलफेयर हेतु जो व्यवस्था है उसको भी चेक किया जी। जो आपने प्रश्न पूछा उस संदर्भ के अंदर जो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस इसके अंदर जो है निर्णय लेगी और जो भी औचित्यपूर्ण निर्णय है और पूरे एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस
ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। हालांकि वो जेल में रहेंगे। दरअसल दुमका कोषागार मामला अभी लंबित है। वहीं इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, हमने आपके माध्यम से लगातार एक बात कही थी कि सत्य की अंततः विजय होगी। उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अभी तो ये बेल है, बहुत जल्द आपके कैमरे के सामने हम सब आके कहेंगे सत्य फिर जीत गया अंततः। कब होगा ये जो अब ये न्यायिक प्रक्रिया है, उसके बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। अपना उसका उसकी एक शैली है। हम सबको इंतजार है फाइनल आउटकम का। देखिए, रामविलास जी महज एक बिहार के नेता नहीं थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। एक ऐसे व्यक्ति पक्ष में हमारे साथ रहें, विपक्ष में रहें, उस व्यक्ति ने जो दलित चेतना है या जो हाशिए के समूह का जो विमर्श है, उस पर अपनी मुखर आवाज़ हमेशा रखी। हमें आज भी याद है कि 10 वर्ष का था जब मुझे पता चला कि 4.5 लाख वोट से 77 के चुनाव में जीते थे। लालू जी के परिवार से एक गर्माहट का रिश्ता रहा, साथ रहे ना रहे, वो उस तरह की गर्माहट के रिश्ते की बुनियाद इन दोनों के संबंधों में थी, साझा संघर्ष में थी। वो युग खत्म हो गया और उनकी भरपाई मैं देख नहीं पा रहा। बिहार संजय राउत जी, शिवसेना, हाँ, बिहार तो राजनीति की प्रयोग और संयोग। वहीं राजस्थान में करौली जिले के बुकना गांव में मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। पुजारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पुजारी पर पेट्रोल डालने के मुख्य आरोपित कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इस कड़ी में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष बलवंत वैष्णव और कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। का घटनाक्रम है, उसमें एक चीज़ तो साफ है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है। पुलिस पे भरोसा इसलिए नहीं है कि पुलिस लोकल एमएलए के दबाव में है। पुलिस प्रशासन वहाँ जो चाहता नहीं कि न्याय मिले, उनके दबाव में है। इसलिए मुझे लगता है अगर इसमें न्याय की भी गुंजाइश कहीं बचती है तो उसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए और कम से कम पुलिस को इसका इन्वॉल्वमेंट इससे बाहर करना चाहिए, क्योंकि पुलिस अगर न्याय करती तो पहले दिन ही वहाँ पर न्याय करती। उसको कंप्लेंट देने के बाद भी बचाया नहीं गया। उसको अभी तक 48 घंटे घटना के हो गए। 6 अभियुक्त जिनको नामजद किया गया, उनमें से 5 अभी भी फरार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस इसमें कुछ करेगी। मुझे लगता है इसमें न्यायिक जांच की जरूरत है। मीटिंग जो अभी हुई है उसमें जो प्रपोजल बना है कि भाई जैसे जो हमारी 4 मांग थी, 4 मांग ये थी कि सबसे पहले तो पुजारी को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा मिले, परिवार में सरकारी नौकरी मिले। इसके अलावा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और वहाँ के एसएचओ को भी बर्खास्त किया जाए इस संदर्भ में, और परिवार की सुरक्षा की जाए। इस संदर्भ में अभी जो बैठक हुई है उसमें ये निकल के आया है, जिस पर अभी चर्चा करके फाइनल स्टेज तभी उनको कहा जाएगा। अभी ये प्रस्ताव बना है कि डीएसपी स्तर से जांच करवा के दूसरे सर्कल में इस जांच को तुरंत प्रभाव से भेज दिया जाएगा। पुजारी को जितनी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जब तक वो आश्वस्त हो जाए तब तक उसको गार्ड अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा जहां तक आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी का प्रश्न है, उस संदर्भ में ये प्रस्ताव बना के माननीय मुख्यमंत्री को भेजेंगे और उस पर जो भी अधिकतम से अधिकतम मुआवजा होगा उसको तय करवाया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी की भी जान जाना, ये इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। मैं मृतक के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब लोग सचेत हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आरोपबाजी हो रही है, प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रख रही है। सबसे ज़्यादा अपराध खुल रहे हैं तो राजस्थान में खुल रहे हैं, अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 304 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको 302 में बदल दिया गया। मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है और जो भी नामजद जो भी आरोपी होंगे या जो जांच में जो कुछ सामने आएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसी में नहीं, कोई भी मामला होगा अपराध को, उसमें राजस्थान में सख्त कार्रवाई होगी। ये मैं सरकार की तरफ से अपनी तरफ से जनता को विश्वास दिलाता हूँ। राजस्थान के अंदर आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, न बच्चे, न महिलाएं, न पुजारी, न ही पुलिस का मनोबल गिरता जा रहा है। जो सरकार 5 सितारा होटल में रहकर महीनों तक रहती है, वो सिर्फ अपना बचाव कर सकती है, जनता का नहीं। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने खुद
किसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करे थे कि नकारा और निकम्मा। आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इन शब्दों पर आत्मचिंतन की ज़रूरत है और जो इनके अघोषित या अर्धघोषित जो इनके अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, जो बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर जो पॉलिटिकल पर्यटन करते हैं, वो पॉलिटिकल पर्यटन करना बंद करें और राजस्थान के ऊपर जरा फोकस करें। एक बार यहां पर भी आए और यहाँ राजस्थान में करौली जिले के बुकना गांव में मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। इस कड़ी में सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा का बयान भी सामने आया। देखिए, निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में इस प्रकार की घटना होना अपने आप में एक मानवता को खत्म करने का प्रयास है। इस पूरे मामले में आज हमारी चर्चा हुई है और इसमें ये तय 5 बिंदु हमारे सामने रखे थे। इनके परिवारजनों की तरफ से 5 बातें रखी गई थी कि जो एसओ वहाँ लगा हुआ है वो जांच को प्रभावित कर रहा है, तो तुरंत प्रभाव से एसओ को हटाया जाए, जिसके लिए उन्होंने तैयारी कर दी है कि हटा दिया जाएगा। हमने कहा कि इसकी जांच डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी से की जाए और जो इस सर्किल का नहीं हो, क्योंकि उस सर्किल के अधिकारी जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो उन्होंने मानी है। तीसरी हमारी डिमांड थी कि 50 लाख का मुआवजा इसके परिवार को मिले, तो वो 50 लाख की जगह उन्होंने कहा कि इसको लिख के देंगे मुख्यमंत्री को कि अधिक से अधिक इसका मुआवजा मिले। सरकारी नौकरी करने के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त करी है। और 5वीं डिमांड थी कि इस परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया हो, क्योंकि परिवार बहुत डरा हुआ है। इस परिवार में 5 बच्चियाँ और एक लड़का है खाली, और वो परिवार ये दुर्घटना देख चुका है, तो बड़ा आशंकित है और वहाँ उनको डर लग रहा है कि हमें दिक्कत नहीं हो जाए, तो उनके साथ में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की उन्होंने हामी। वहीं एमपी के नरसिंहपुर में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में बुधवार रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नेपाल से लाकर यूपी एमपी के रास्ते चेन्नई भेजी जा रही हशीश की बड़ी खेप नरसिंहपुर जिले के महमदपुर टोल प्लाजा पर 2 वाहनों में पकड़ी गई। 117 किलोग्राम हशीश का बाजार मूल्य करीब 6 करोड़ रुपए आंका गया। डीआरआई इंदौर, भोपाल और नरसिंहपुर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए NH-44 पर घेराबंदी कर महमदपुर टोल प्लाजा के पास 2 वाहनों से हशीश बरामद की। पुलिस ने तस्करी में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 वाहनों को जब्त किया। ये दिनांक 6-7 की दरमियानी रात में खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना को वेरीफाई करने के बाद उस पर डीआरआई भोपाल और इंदौर की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई की गई। उसमें 2 व्हीकल्स, एक टाटा जेस्ट और एक डस्टर, जिसमें 7 लोग थे, उनको रोक के पूछताछ की गई, उनकी सघन चेकिंग की गई। तो चेकिंग के बाद करीबन 117 किलो हशीश जो है उनसे बरामद हुई। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है। ये लोग जो है ये जो स्मगलिंग थी उसको नेपाल बॉर्डर के थ्रू उत्तर प्रदेश और उसके रास्ते पूरा तमिलनाडु के लिए लेके जा रहे थे। नेशनल हाईवे इनका जो है रूट था और अभी मामले में इन्वेस्टिगेशन। हरियाणा के फतेहाबाद में दीप होटल की रजिस्ट्री में 28 लाख रुपए के स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया। इसके बाद डीसी ने हरकत में आते हुए तुरंत रजिस्ट्री क्लर्क को चार्जशीट कर उसका तबादला टोहाना कर दिया। वहीं नायब तहसीलदार के खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, मामले की जानकारी देते हुए फतेहाबाद के डीसी ने बताया कि दीप होटल की रजिस्ट्री में काफी अनियमितताएं पाई गई और अनियमितताओं के सामने आते ही यह कार्रवाई की गई। इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यहाँ एक डॉक्यूमेंट तहसील फतेहाबाद में रजिस्टर हुआ है। जब उसको प्रथम दृष्टया इंक्वायर किया गया तो पाया कि हाँ, इसमें काफ़ी अनियमितताएं बरती गई है, जिसके तहत रजिस्ट्री क्लर्क को यहाँ से स्थानांतरित करके उसको चार्जशीट कर दिया गया और जो ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया था, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए सरकार को। यूपी के जनपद मैनपुरी में एक युवक की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजन पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जता रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा तो वहीं एसपी अजय कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़के का 23-24 साल उम्र है, उनके सिर में गोली लगी है,
उनकी बॉडी का जांच पड़ताल किया गया, पोस्टमार्टम में भेजा गया है। परिजन शंका व्यक्त कर रहे हैं, कुछ रंजिश बता रहे हैं, कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। वहीं यूपी के बांदा में एक युवक ने शक के आधार पर अपनी पत्नी की जान ले ली। दरअसल युवक को पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था, जिसके चलते युवक ने पड़ोसी पर हमला किया और अवैध संबंधों के शक के चलते अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद कटा हुआ सिर लेकर थाने में पहुंचा। अगली खबर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की है, जहां पर जेई के साथ मारपीट और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना भारी पड़ गया। दरअसल 2019 में 7 और 8 जून को बिजली कटौती से परेशान संजय नगर वार्ड के लोगों ने, आपको बता दें, पेपर ताल स्थित बिजली कंपनी सब स्टेशन का घेराव किया था और इस दौरान कांग्रेसी पार्षद लोकेश गोगले और वार्ड के लोगों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसमें 40 लोगों पर सरकारी कामकाज में बाधा का केस दर्ज किया गया। बता दें कि 1.5 साल के बाद जब लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मेडिकल के लिए जाने लगी तो महिलाएं वाहन के सामने आ गई और समर्थकों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि विद्युत वितरण केंद्र पर विद्युत आपूर्ति के विषय को लेकर लोकेश गोगले और उनके साथियों ने विद्युत कर्मचारियों से झगड़ा और मारपीट की थी। यूपी के सहारनपुर में टाइगर रिजर्व पार्क को लेकर विरोध शुरू हो गया। आपको बता दें, वन गुर्जरों ने जिला प्रशासन का जबरन दबाव बनाने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया और इस दौरान वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनका हक दिए जाने की मांग की। दरअसल जनपद सहारनपुर की शाकुम्भरी रेंज, बादशाही बाग रेंज और मोहनी रेंज के जंगलों में वन गुर्जर निवास करते हैं। शिवालिक वन प्रभाग के मोहंड रेंज में टाइगर रिजर्व पार्क प्रस्तावित किया गया। इस क्षेत्र में वन गुर्जरों के डेरे भी हैं। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व पार्क के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग ने काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर उनके अधिकार नहीं दिए गए तो कई राज्यों के वन गुर्जर इकट्ठा होकर स्थानीय गुर्जरों के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम नूर जमाल है और अपने शिवालिक वन प्रभाग के तीनों रेंजों के जिम्मेदार भी हैं। मांग ये है कि हमारे जो है फिलहाल जिला अधिकारी सहारनपुर के जो है हमारे इन लोगों के साथ हमारे साथ बहुत अन्याय कह रहे हैं। हमारा कहना है कि जिस तरह 2006 के कानून के तहत पर हमें बसाने की वो करें और जो है जिस तरह पार्क और गांडी खाता उत्तराखंड के अंदर पार्क और गांडी खाता जो है पथरी बस्ती प्लान बना है, इस तरह हमें भी बसाया जाए। अगर इस तरह हमें बसाए नहीं जाएंगे तो हम रोड पे सड़कों पे भी निकल जाएंगे और हम अपने बच्चे बीवियों को लेकर भी रोड पर पूरा का पूरा यूपी के फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के आलू व्यापारी ने सिर में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजन व्यापारी को लोहिया अस्पताल ले गए, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मृतक के चाचा ने बताया कि बेटे पर आलू किसानों और कोल्ड मालिकों का लाखों रुपए का कर्ज हो गया था, जिसका वो आए दिन तगादा करते थे, जिससे अमित परेशान रहता था। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार फील्ड यूनिट की टीम पहुंची। पुलिस को मौके पर एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। सर, एक गन शॉट आया था, क्या स्थिति थी, कहाँ का रहने वाला? हमारे पास कभी 7 बजे के आसपास अमित नाम का एक मरीज आया था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल रहेगी, जो सहसापुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र का जिला फर्रुखाबाद का निवासी था और हमारे पास मृत अवस्था में आया था। उसको पूरी एग्जामिनेशन कर मृत घोषित करने के बाद उसके सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया और यही भेज दी गई है। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों ने होमगार्ड के असलहे की नोक पर हाथ पैर बांधकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। चोर कार्यालय का जरूरी सामान, कुछ नकदी चुरा कर फरार हो गए। राहगीरों ने होमगार्ड के हाथ पैरों को खोला और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।
सबसे अलग अंदाज। हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं वही आपको पूरी तरह से पचे, उसी से शरीर में नया खून बने, उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था वही भोजन आपके ऊपर असर करना शुरू कर दे। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाओगे वही आपके ऊपर लगेगा। सही मायने में आपका पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर एनर्जी बने, ताकत बढ़े, नया खून बने, शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बॉडी मजबूत बने। यह दवा पूरी